देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। जैसे आप डिक्शनरी में मीनिंग्स देखते हो ना, कुछ उस तरीके से यहाँ पे जो बिजनेस में यूज होने वाले टर्म्स हैं उनके मीनिंग दे रखे हैं। इनमें से कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं जो आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, और कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए बहुत न्यू होंगे। तो अपने आप में चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट लो तो, और हम कह सकते हैं सिंपल भी है। बस ये देखना ये शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, बिजनेस में इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस में से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती जाऊंगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, बिजनेस कम्युनिकेशन का ये एक चैप्टर है और नाम है इसका कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। कॉमन मतलब जो जनरली सब यूज करते हैं, बिजनेस मतलब बिजनेस में, और टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स, क्या इसका क्या टर्म होता है, इस मीनिंग का क्या वर्ड होता है। तो देखिए वही मुझे आज आपको बताना है। इसमें जो टॉपिक कवर किए हैं ऑलमोस्ट सारे एरिया इसमें कवर कर लिया। अकाउंटिंग के टर्म्स, जैसे अकाउंटिंग के टर्म्स में बता देती हूँ, एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग के वर्ड्स, बैंकिंग के वर्ड्स, टैक्सेशन के वर्ड्स, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रियल एस्टेट और अदर एरियाज ऑफ बिजनेस, ये सब कहीं ना कहीं इसमें दे रखे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहला शब्द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अब देखिए ये शब्द है जैसे मैनेजमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए। कुछ पढ़ाने में कुछ है ही नहीं, मतलब कॉमन वर्ड से बस उसके बारे में आपको बताना है। हालांकि हमारे टाइम पे तो ये चैप्टर जो है, इस तरीके के चैप्टर जो होता था जिसमें टर्म्स वगैरह होते थे, वो पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा देना चाहिए बच्चों को कहीं ना कहीं कोई वर्ड कंफ्यूज कर सकता है तो एग्जाम्पल देके वो समझाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर नहीं पढ़ाया तो बच्चे शिकायत करेंगे, मैम ये वाला चैप्टर मिस है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, फीस तो आपने पूरी ले ली। तो इसी वजह से मैं आपको ये चैप्टर जरूर से जरूर पढ़ाऊंगी और बहुत मजे से हम इसे एंजॉय करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहला शब्द इसमें वर्ड आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द आपने पहली बार कब सुना, ये भी मैं बताती हूं आपको। मैनेजमेंट शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा जब आप क्लास 11th में आए थे। मैनेजमेंट वर्ड की डेफिनेशन आपने पहली बार पढ़ी होगी जब आप क्लास 12th अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडीज में पहले चैप्टर में आपने मैनेजमेंट मीनिंग का मतलब समझा होगा। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड इसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट है किसी भी काम को सही तरीके से करना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज नॉन एज मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट बिजनेस में यूज होता है, आप हर जगह से यूज कर सकते हो, स्कूल में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, घर में भी मैनेजमेंट शब्द यूज किया जाता है, घर में भी मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट इट मींस जो काम है उसको प्रॉपर तरीके से करना इज नॉन एज मैनेजमेंट। दूसरा बिजनेस, मैं तो बिजनेस से आपको यही बोलूंगी, बिजी रहने को बोला जाता है बिजनेस। बिजी रहने वाला पर्सन इज नॉन एज बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी। तो बिजनेस में दो ही काम होते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखना, आप हमें देख लो, आप अपने किसी भी करीबी को देख लेना, बिजनेस में क्या होता है, या तो कोई सामान बनता है, गुड्स या सर्विसेज, दो में से एक काम होगा, या तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी या गुड्स की ट्रेडिंग होगी, या फिर सर्विसेज प्रोवाइडिंग होगी, सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जैसे हम लोग हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर किसी की फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई कहीं से खरीद के बेच रहा है तो वो क्या है, वो ट्रेडर है। तो इट मींस बिजनेस में हमेशा क्या होगा, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो बिजनेस में हमेशा या तो कोई सामान बन रहा होगा, या कोई सामान बिक रहा होगा बनने के बाद, या कोई सर्विसेज दी जा रही होगी। ये हमारा बात हुई बिजनेस की। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट किसे समझते हैं? देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मैं बता देती हूं इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस आर टेकन आउट। आपने देखा होगा एक सेल्स प्राइस होता है। अब सेल्स प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे सामान को बेचा जाता है उसे बोलते हैं सेल्स प्राइस। जब भी कभी कोई मैन्युफैक्चरर, जब भी कोई बिजनेसमैन, जब भी कोई व्यापारी, जब भी कोई दुकानदार कोई भी सामान को कस्टमर को बेचता है तो वो अपना हिस्सा, अपना मार्जिन रख के बेचता है। तो जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसे बोलते हैं सेल्स प्राइस।
उसमें से माइनस करते हैं हमारा कितना खर्चा है, उसे बोलते हैं कॉस्ट, और बचा हुआ जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट। अगर कुल मिला के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट वो हिस्सा है जो कहीं ना कहीं कॉस्ट के ऊपर बिजनेसमैन चार्ज करता है। तो खर्चे काटने के बाद जो बचता है उसे हम मुनाफा भी बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं इसको लेना जरूरी है क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। अब मैं यहां से आपको एक पॉइंट कनेक्ट करूंगी, मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के चलना ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अब मैं आपको एक पॉइंट बोल रही हूं, हालांकि मैं तब भी पढ़ाऊंगी जब आगे आएगा वो पॉइंट। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला मैंने? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आगे आएगा आपका। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कैसा पॉइंट है? जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आगे चल के आएगा, खैर कोई बात नहीं। आगे है इसमें टेलीकम्यूटिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग एट होम यूजुअली एज अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर पे घर से काम करते हैं तो टेलीकम्युनिकेटिंग उसे बोला जाता है। एक होता है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? जब भी कभी जैसे कि मैंने स्थिति बताई, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे कोविड की सिचुएशन है, कोविड जो ये बीमारी आई इसकी स्थिति है, इस स्थिति में कंपनी बहुत नुकसान में चल रही है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा आता है सैलरी का, तो वो सैलरी के एक्सपेंसेस को रिड्यूस करती है। अब सैलरी का एक्सपेंस कैसे रिड्यूस हो सकता है? कि उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉइज ज्यादा काम कर रहे हैं उनको कम कर दो, तो इसे बोला जाता है डाउन साइजिंग। और डाउन साइजिंग क्यों होती है? ताकि हम अपने बिजनेस को बचा सकें। बिजनेस बच कब सकता है? रिडक्शन ऑफ देयर एक्सपेंसेस, रिडक्शन ऑफ देयर कॉस्ट। तो प्लान रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड इन द फर्म in order to reduce cost and make the business more efficient। ये आप जानते हो, जब भी कभी कोई सामान बेचा जाता है तो सामान बेचते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सामान की जितना हमारा खर्चा आएगा उसके ऊपर प्रॉफिट, फिर हम सामान बेचेंगे। जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा सेल्स प्राइस, येस और नो। और जितना ज्यादा सेल्स प्राइस होगा उतना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर है उसकी पॉकेट से ज्यादा पैसा जाएगा। जितना कम प्राइस होगा उतना कम पैसा जाएगा। तो हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, और उस कॉस्ट में जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। इसे क्या बोला जाता है? डाउन साइजिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक्चुअली आप देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अवर मेन एंड कोर एरिया इज टू फोकस ऑन स्टडी, क्लासेस, रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, क्रक्स बनाना, टेक्निक्स निकालना, सेक्शन लर्निंग टेक्निक, ये मेरा कोर एरिया है, ये हमारा कोर एरिया है। ठीक है सर, और जितनी भी फैकल्टीज है हमारा कोर एरिया है पढ़ाना और अच्छे तरीके से पढ़ाना। आर यू गॉट द पॉइंट? लेकिन बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल इशू आता है। टेक्निकल इशू, कंप्यूटर नहीं चल रहा, मेरे सॉफ्टवेयर का वायरस आ गया, मुझे अपनी विंडो फॉर्मेट करवानी है, मेरी तो क्लास ही उड़ गई, मेरा तो सॉफ्टवेयर ही उड़ गया, मैम अब मुझे फोन में क्लास एक्टिवेट करानी है, मुझे लैपटॉप टू लैपटॉप करानी है, बड़ी सारी दिक्कत आती है। अब वो टेक्निकल एरिया इज नॉट अवर कोर एरिया। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉल सेंटर जो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, पूरा एक कॉल सेंटर सेटअप कर दिया, और अपनी जो ये टेक्निकल क्वेरीज है, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेरीज नहीं बोला, जो टेक्निकल क्वेरीज है वो हमने बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हमने कहा भैया हम आपको 4 लाख रुपए महीना देंगे, हमारे बच्चे की जो भी टेक्निकल क्वेरी होगी वो आप सॉल्व करोगे। अब ये तो हमने बाहर वाली कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते थे। हम अपने यहाँ कॉल सेंटर बनाते, हम अपने यहाँ इंजीनियर्स अपॉइंट करते, उनको मंथली सैलरी देते, वो हमारी जगह को भी कवर करते, स्टाफ रखने के लिए स्टाफ आता जाता, उनकी सैलरीज देना और उनको मेंटेन करना, देयर लॉट मोर थिंग्स आर देयर। हमने क्या किया, भैया हमारा कोर एरिया पढ़ाना है, हम इस अपना टेक्निकल क्वेरी का जो काम है वो किसी अदर कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट एफिशिएंटली। अब जो हमें स्पेस लेना पड़ता, वहां पे कॉल सेंटर सेटअप करना पड़ता, रिक्रूट करने पड़ते इंजीनियर्स, टेक्निकल इंजीनियर्स, वो हमारा सारा काम खत्म। हमने नहीं पता तुम्हारे कौन है, हम तुम्हें मंथली इतना पेमेंट करेंगे, हमारे बच्चों की क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। तो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दे दिया।
आर यू गॉट द पॉइंट? बहुत सिंपल है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का एग्जांपल मैंने बताया, आउटसोर्सिंग क्या होती है ये भी मैंने बताया। जब बहुत सारे काम होते हैं, आप अपने मेन कोर एरिया पे ध्यान देते हो और जो अदर वर्क है उस पर ज्यादा ध्यान ना देके उसको काम को बाहर वाले को दे दिया जाता है, ताकि हमारी कॉस्ट भी बच सके और हम मेन काम पे फोकस कर सके। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे हम पढ़ेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो आज की डेट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितनी भी कंपनी सरवाइव कर रही है वो इसी के दम पे, इसी के बलबूते पे। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, या फिर आपका लिनोवा है, या फिर आपका आईफोन है। जितनी भी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको शुरू का दौर बताती हूँ। पहले एक फोन आते थे नोकिया के, और नोकिया का फोन आया था 6600 के नाम से, 6600। उसमें पहली बार कैमरा जो था उसमें आया था, और वो कहीं ना कहीं टच पैड वाला ही फोन था, कीपैड ही थी उसमें, लेकिन वो फोन बहुत ज्यादा फेमस था। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, उस समय मैं भी बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो उस समय नोकिया 6600, हालांकि फेमस वो ज्यादा नोकिया 6600 के नाम से था। नोकिया 66 से देखते देखते उसके अलावा जो छोटे फोन आते थे नोकिया के, उसमें भी कैमरा आता था, छोटा सा कैमरा। बहुत सारे लोग उसी से फोटो क्लिक करके एंजॉय करते थे। उसमें एफएम भी रहता था, उसी को लगा के एफएम से गाने सुनते थे। लेकिन आपने देखा दौर बदला, देश के लोग बदले, लोगों की सोच बदली, लोगों की हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, उसी के अनुसार कंपनीज ने भी रिसर्च करी। अब देखते ही देखते आपने देखा आज की डेट में कहां से कहां आ गए हम। नोकिया 6600 कहां चला गया किसी को नहीं पता, नोकिया कंपनी ही नहीं पता कहां चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं करी, कुछ नया नहीं करा। आज की डेट में एप्पल की अगर हम बात करें, एप्पल कंपनी की अगर हम बात करें, अगर वो इतना बड़ा अच्छा नाम उसका है, इतना बड़ा ब्रांड है, तो उनके पास क्वालिटीज भी हैं, उनके पास फीचर्स भी हैं, और फीचर्स आती है नई रिसर्च से। रिसर्च के क्या होता है कि आपने देखा होगा नई नई फीचर्स आ रही है, जैसे ओप्पो के फोन आप देख रहे हो, वीवो के फोन आप देख रहे हो। मैम चाइना की बात क्यों कर रही हूँ, मैंने एक जनरल सी बात करी कि कंपनीज जो आज की डेट में जो चल रही हैं जनरली, हालांकि मुझे ज्यादा फोन वोन में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत रेयर ही मैं फोन यूज करती हूँ। प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, एक दिन में बहुत रेयर मैं फोन यूज करती हूँ, बहुत एक्सेप्शनली। अगर बच्चों की क्वेरी लेनी होती है तो ही मैं फोन यूज करती हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ। बहुत डिस्टेंस फोन से रखती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है फोन एंड टीवी से। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे उससे बहुत मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। और अगर मुझे अपना कुछ ई कंपनी एक्ट या अपना कुछ पढ़ना होता है तो मैं ज्यादातर ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ, बट कोशिश करती हूँ मैं बुक्स पढूं। उसी के साथ साथ जैसे नाइट में जनरली मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, 99% लोग क्या करते हैं, इवन माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, कि वो सोने से पहले फोन और अपनी जो कान की कॉर्ड्स होती हैं उनको लगा के और फिर उसके बाद सो रहे होते हैं। बट मेरा रूटीन एकदम ही डिफरेंट है, मैं बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, कभी गाने अगर आपको सुनने, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो मैं अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उनका मैं यूज करती हूँ इंस्टीड ऑफ मोबाइल फोन। रात को सोने से पहले कभी भी मैं फोन अपने पास नहीं रखती हूँ, हमेशा दूर ही रहता है। पहली बात, बहुत आपको सुन के थोड़ी सी बहुत आश्चर्य भी होगा इस बात से, बहुत सारे एंड्रॉयड फोन है क्योंकि मार्केटिंग टीम बहुत बड़ी है और बहुत सारे नंबर ऑफ फोन्स हैं यहाँ पे हैं, लेकिन मैं अभी भी मेरा जो पर्सनल नंबर है बहुत आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, वो अभी भी मेरा एंड्रॉयड फोन में नहीं है, ठीक है ना, मैं नहीं रखती, वो बहुत कम ही उठाती हूँ। वैसे तो मैं पर्सनल नंबर भी 1-2 कॉल जो आते हैं वो मैं उसी से ही बात करती हूँ और उसे रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है फोन सबसे बड़ा वजह है वेस्टेज ऑफ टाइम की। सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहता है अपने काम पे, किस तरीके से नए क्रक्स, नई टेक्निक। ऐसा नहीं है मैं एंजॉय नहीं करती, मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा आप लोग एंजॉय करते होंगे। मेरा एक फिक्स रूटीन होता है हर चीज का, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करती हूँ। मैं उसी के साथ, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कान में लीड लगा के बहुत सारे बच्चे रात को सोते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। और अगर आपका अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है,
एक वेल डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन कम एज में आप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। मैंने आज तक जो अचीव किया है, जो भी अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में आए हैं, एज कंपेयर टू माय एजर, जितने भी मेरी एज के मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो भी कजन्स हैं, उनको अगर देखें तो मैं अगर आज यहां तक पहुंची हूं तो ड्यू टू स्टेबल टाइम टेबल और शेड्यूल। अगर आपके जीवन में कठिन नियम नहीं होंगे, आपका जीवन आसान नहीं होगा। बहुत शॉर्ट हम कह सकते हैं, बहुत कम एज में मैंने सीएस को क्वालिफाई किया, बहुत कम एज में। आई एम द यंगेस्ट फैकल्टी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई एम द यंगेस्ट फैकल्टी ऑफ दिल्ली, होल दिल्ली लक्ष्मी नगर, जिसने पढ़ाना स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है मैंने सीएस से ही किया था, आई स्टार्ट माई कैरियर फ्रॉम सीए फाइनल लॉ। ओके और उस समय जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत कम एज थी, 22 ईयर्स की। तो जब मैं क्लास लेने जाती थी तो मैं कभी भी रिसेप्शन पे नहीं दिखती थी, क्योंकि अगर किसी ने मुझे, स्टूडेंट, आप समझो सीए फाइनल का स्टूडेंट कितना बड़ा होता है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझसे क्लास नहीं लेगा, वो बोलेगा ये फैकल्टी, कैसे फैकल्टी पॉसिबल है। मैं बच्चे से तब मैं अपनी परफॉर्मेंस देती थी तभी दिखाई देती थी। सीए फाइनल लॉ मैंने खूब पढ़ाया, सीए आईपीसीसी लॉ, सीएमए लॉ के सब्जेक्ट्स, लॉ ओनली फॉर लॉ। और अब तो हमारा काफी टाइम से सीएस का वेंचर है, और अब तो मैं सुबह शाम दोपहर सिर्फ लॉ ही लॉ डील करती हूँ। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स, जैसे कि अभी मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, तो जब मुझे लगता है कि बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल अपना टाइम डिवोट करती हूँ। और ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी लाइफ में कठिन नियम नहीं होंगे, आपका जीवन आसान नहीं होगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रही आप फोन चलाना आज ही बंद कर दो, लेकिन मैं फिर से वही बात पे वापस आ रही हूँ। रात को सोते वक्त मैं हमेशा मोटिवेशनल बुक्स रखती हूँ। मेरी एक रूटीन होता है कि सोने से पहले मुझे वो बुक पढ़नी है, और फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और फिर सोना है। अर्ली मॉर्निंग अपना पूरा टाइम, मेडिटेशन, योगा एंड ऑल दैट। उसके बाद एक फिक्स टाइम होता है कि मुझे इस टाइम पे वेल डिसिप्लिन तरीके से अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। मैं बहुत ज्यादा में बिलीव नहीं करती कि मुझे बहुत सारा आज करना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाती हूँ, धीरे 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 वो बहुत बड़े अचीवमेंट्स के रूप में निकल के आते हैं। तो आपसे भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर बहुत ज्यादा टाइम आप अपने फोन में दे रहे हो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर लाइफ में बड़ा सक्सेस आपको चाहिए, कुछ बड़ा आपको बनना है, तो कुछ चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप और दूसरे एक ही जैसे रहोगे, सेम वो भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकते। जीवन एक ही बार मिलता है, जीवन बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। कोशिश करो अपने रूटीन्स अच्छे रखो। सबसे बड़ी दिक्कत तो हिंदुस्तान के अंदर अब यही चल रही है कि लोगों के रूटीन्स नहीं है। मैं आपको एक और थोड़ी सी अलग बात बताना चाहूंगी कि अगर जनरली हम देखें तो लोग बाग 10:30, 11 बजे जगते हैं, है ना। 10:30 और 11 o'clock और 9 o'clock और 8 o'clock, और जब छुट्टियां चल रही होती हैं, लंबी छुट्टियां हो, तो 9, 9:30 बजे जनरली टाइम होता है। अब मैं जो दूसरी बात आपको बताऊंगी वो भी आपको बहुत आश्चर्यचकित लगेगी, आप बहुत शौक होगे। 11 बजे मैं अपना काम खत्म करके, जब छुट्टी होती है, तो मैं जिस दिन छुट्टी होती है या अगर क्लासेस नहीं चल रही हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो 11 बजे मेरा दोबारा से सोने का टाइम हो जाता है, बिकॉज आई वॉक अप अर्ली 4 AM स्ट्रिक्ट शार्पली, एंड मैं उस समय नैप ले रही होती हूँ, मतलब 15, 20, 25, 30, 1 घंटा, और उसके बाद फिर शाम तक काम करती हूँ। और फिर सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, 9:30, 9 o'clock, 9 o'clock में फ्री होके बिल्कुल अपना सोने के लिए चली जाती हूँ। तो यही है कि ये थोड़ी ना लाइफ लॉन्ग आप एक ही काम करते रहो अपने काम में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नए क्रक्स, नई टेक्निक्स, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने काम को कैसे आगे ले जाना है। तो आपको खोना पड़ेगा अपने काम में, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो दूसरों से हटके हैं। तो कभी कभी जब फैमिली में कोई और होता है तो वो देखता है कि आप 11 बजे फिर से सो रहे हो। मैंने कहा हम तो अभी सो के जगे हैं। मैंने कहा मेरा थोड़ा रूटीन डिफरेंट है और मैं इसी पे थोड़ा सा काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर फ्रेशनेस आती है, फिर आप 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काम कर सकते हैं। हालांकि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो आप ये भी सुन के शॉक्ड हो जाओगे, इतना लंबा टाइम मैं कैसे पढ़ाती हूँ। सुबह 7:30 बजे मेरी प्रोफेशनल की क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7:30 शार्प 7:30, 7:10 पे मेरा फिक्स रूटीन है। मैं अपने केबिन में होती हूँ 7:10 पे, क्योंकि 7:10 पे जो प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं वो
अपनी अगर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मैं 7:10 पे वहां अवेलेबल होती हूँ। 7:25 पे मैं क्लास में पहुंच जाती हूँ, क्योंकि 5 मिनट मैं बच्चों की फेस टू फेस फिर से क्वेरी लेती हूँ, अगर कोई केबिन में पर्सनली बहुत सारे बच्चे हेजिटेट होते हैं। 7:30 शार्प में अपनी प्रोफेशनल की क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, 9:30 खत्म करती हूँ। 9:30 टिल हम मेरी फिर बैक टू बैक क्लास चलती है इवनिंग 5 o'clock। 5 o'clock आई एम गेटिंग फ्री, एंड देन हमारी एक मीटिंग होती है जो हमारी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग होती है। सर एंड सब प्रेजेंट होते हैं, एक मीटिंग होती है जिसमें सारे हमारा जितना स्टाफ एंड ऑल दैट सब इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो मीटिंग खत्म होती है, फिर मैं नेक्स्ट प्लान करती हूँ कि कल हमें क्या करना है, एंड देन फिर बैक टू द होम अप्रॉक्सीमेटली 7:30 और 8 o'clock। सो आप देखो, अगर रूटीन देखो तो 12 से 13 घंटे हमें काम करना होता ही होता है। तो वो उसी तरीके का आपका नेचर, उसी तरीके की आपकी हैबिट हो जाती है। और एक बार अगर आपको काम करने की ज्यादा आदत पड़ जाती है तो फिर ऑफ कोर्स आप लंबे समय तक काम करते हो। अब तो बहुत टाइम से मैं आपको कुछ भी मोटिवेशन या कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा बीच में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता देती हूँ लास्ट, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आपने अब सीएस ज्वाइन कर लिया है तो अब इसे खत्म करना है किसी भी कीमत पर, और कुछ काम छोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, बहुत लेट नाइट स्टडी अवॉइड, ट्राई टू मेंटेन योर डिसिप्लिन इन योर लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गॉट द पॉइंट? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया कि अगर मैं बात करूं 1995 की, तो उस समय जो फोन था नोकिया का, दैट इज वेरी फेमस अमंग द पब्लिक, नोकिया 6600। नोकिया 6600 या नोकिया कंपनी कैसे मार्केट से आउट हो गई? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया। इस वजह से आज की डेट में नोकिया कंपनी पिक्चर में नहीं है। लेकिन अगर आईफोन की हम बात करें, उन्होंने अपने जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 1% वो रिसर्च पे खर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इससे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केट को अच्छी करने के लिए करती है। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, जहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसे जनरली हेडक्वार्टर बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, क्या है कि जैसे उत्तराखंड की हम बात करें, देहरादून साइड की हम बात करें, उत्तराखंड में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्रीज वहां पे चल रही है, लेकिन उन्होंने हेडक्वार्टर अपने दिल्ली में बना रखे हैं, नोएडा में है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं हेड मीन्स जहां एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चलते हैं, दैट इज नोन एज हेडक्वार्टर। मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट तो मुझे लगता है आप बहुत सुनते हो। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां खरीदने वाला सामान खरीद सकता है और बेचने वाला सामान बेच सकता है। इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, दैट इज नोन एज मार्केट। एक्सेप्टेंस की बात करें, एक्सेप्टेंस वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा कक्षा 11वीं क्लास 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे, सपोज करो मैं हूं, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूं और मेरे को कोई सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, पैसे नहीं है। मैंने सामने वाली पार्टी से कहा आप मुझे सामान दे दो, उसने मुझे रॉ मटेरियल दे दिया, लेकिन मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बट हाँ 2 महीने बाद पैसे आ जाएंगे। तो जो मुझे सामान दे रहा है ना, जो मुझे सामान दे रहा है, जो सेलर है, वो मेरे ऊपर बिल लिखेगा कि मैं इन फ्यूचर आपको पेमेंट कर दूंगी, है ना। तो अब जब वो मेरे ऊपर बिल लिखेगा तो मैं उसे साइन करके एक्सेप्टेंस दूंगी। यस, अगर मैंने साइन नहीं किया तो वो बिल नहीं माना जाएगा, तो साइन होते हैं एक्सेप्टेंस के रूप में, यस मैं उसे पेमेंट करूंगी। गॉट द पॉइंट? तो एसेंट का मतलब होता है सहमति, गिवन बाय अ पार्टी टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय साइनिंग अक्रॉस द फेस ऑफ इट। एक्नॉलेजमेंट की बात करें, सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क और अटॉर्नी सर्टिफाइंग दैट पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड हिज और हर फ्री कंसेंट। मतलब वो जो भी साइन कर रहा है उसकी फ्री कंसेंट है, जबरदस्ती या दबाव से वो नहीं साइन कर रहा है। आगे आती है एक्विजिशन। एक्विजिशन कॉस्ट, ये आप पढ़ोगे, अभी शायद आपने कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं बता देती हूँ, वर्ड बता देती हूँ कहाँ यूज होगा। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, कुछ बच्चे अगर ग्रेजुएट होंगे तो वो टैक्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं कैपिटल गेन के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? कैपिटल गेन के नाम से। देखो टर्म तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन ये भी बता रही हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी आप कोई संपत्ति खरीदी आपने, ठीक है, जैसे हम कंपनी ने कोई जगह खरीदी और वो 2 करोड़ रुपए की 2015 में खरीदी, ठीक है, और 2020 में
सपोज दोबारा एग्जांपल ले रही हूं, 2015 में आपने 2 करोड़ की खरीदी और 2020 में वो 4 करोड़ की हो गई, तो जितना ज्यादा मुनाफा हुआ वो आपका गेन है, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिस कॉस्ट पे आपने उसे 2015 में खरीदा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्वायर, मतलब एक्विजिशन, उस कॉस्ट पे आपने एक्वायर किया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost are the incremental cost involved in obtaining a new customer. Act of God, act of God का मतलब होता है प्रभु की इच्छा। क्या बोला मैंने? एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है प्रभु की इच्छा। अब ये वर्ड कहां कहां यूज होता है वो मैं तुम्हें बताती हूं। जैसे किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी कंपनी की इंसॉल्वेंसी है, किसी पर्सन की डेथ हो जाना, इज अ एक्ट ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा से है, तो ये जनरली वहां पे यूज होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस में यूज होता है एक्ट ऑफ गॉड, वहां पे डेथ वगैरह हो जाती है, ये सारी चीजें। एक्शन मतलब केस लेना, केस करना, सूट फाइल करना। केस फाइल जब करते हैं तो ये कहते हैं एक्शन ले लिया है। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसे अपने राइट अफेक्ट हुए हैं तो वो अपने उनको सही कराने के लिए क्या लेता है, कोई एक्शन होता है, जनरली ऐसे बोला जाता है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि अभी जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, लेकिन वो बोलता है कोर्ट की अब ये कार्रवाई तब तक के लिए हम बंद कर देते हैं जब तक कोई नई टाइम या नया प्लेस बताते हैं, तो उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कोर्ट सेशन अंटिल अदर टाइम और प्लेस। एडजुडिकेशन का मतलब होता है दायरा, सॉरी नॉट एडजुडिकेशन, सॉरी वो जुरिस्डिक्शन होता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन। अ डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज, जो भी डिसीजन या कोई डिसीजन सुनाते हैं, कोई सेंटेंस या कुछ भी बोलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, एडजुडिकेशन। हिंदी में निर्णायक भी बोल सकते हो आप। उसी के साथ साथ इसमें एक वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो जुडिशियल ऑफिसर के प्रेजेंस में एडमिट किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कहां पे एफिडेविट वर्ड आएगा। जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो या कंपनी जब बनाई जाती है तो जो कंपनी को बना रहे हैं, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो उनसे मेंबर्स हैं, उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आज से पहले किसी भी कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हुई हूं, इस चीज की वो श्योरिटी देता है। अब वो लिख के देता है कि रिटन स्टेटमेंट देता है इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, तो उसे बोलते हैं क्या, एफिडेविट। क्या बोलते हैं उसे, एफिडेविट। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब होता है डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर पेनल्टी ऑफ अनट्रूथ बाय पर्सन हु विल नॉट टेक एन ऑथ फॉर रिलीजियस और अदर रीजन। अफर्मेशन की मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, वो ऐसे नहीं, वो बस डिक्लेयर करता है कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, चाहे मेरे ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देना। एजेंडा, एजेंडा मतलब मुद्दा। एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा, किस मुद्दे पे चर्चा होने जा रही है। जैसे बिजनेस एजेंडा, बिजनेस के ऊपर एजेंडा हमने एजेंडा पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जनरली और फॉर अ स्पेशल बिजनेस पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑन पेमेंट ऑफ अ कमीशन, ये भी बोल सकते हैं। एजेंट यू नो वेरी वेल, एजेंट का मतलब आप जानते ही हो, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने काम के लिए किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, वो उसी के लिए काम करता है, उसी के नाम से काम करता है, दैट इज नोन एज एजेंट। क्या बोला जाता है उसे, एजेंट बोला जाता है। A person appointed to act generally or for a special business purpose on behalf of principal, usually on payment of commission, that is known as agent. उसके बाद अगले शब्द की बात करें, एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं आरोप। और आरोप कब लगते हैं, जब कोई कुछ गलत करता है। तो आरोप क्या क्या लगे, जैसे कि किसी ने किसी का किडनैप किया, वो एक एलिगेशन है, उसको मारा, दूसरा एलिगेशन है, तो इसे बोलते हैं आरोप। बोलते हैं कि किस सेक्शन के तहत क्या क्या आरोप लगे। सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू, असर्शन, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टी इन केस मेड इन अ प्लीडिंग। प्लीडिंग मतलब जो आप केस फाइल करते हो, जिसमें अपनी सारी बातें लिखते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट। क्लास 12th में आपने बहुत सुना होगा अलॉटमेंट वर्ड। अलॉटमेंट का मतलब होता है जब कंपनी जब शेयर या डिबेंचर्स इशू करती है, तो जो अप्लाई करता है एप्लीकेंट, उसको बदले में जब शेयर दिए जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अलॉटमेंट। आई थिंक सो एट अ नोटिफाइड प्राइस। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है,
जब दो कंपनी मिलके एक हो जाती है, जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूं, सपोज करो एक्स लिमिटेड है प्लस साथ में वाई लिमिटेड बन गए और पिक्चर में खाली एक्स लिमिटेड रह गई, वाई लिमिटेड की सारी एसेट्स किसको चली गई, एक्स को, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अमलगमेशन। बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअली आपको आगे चल के पढ़ना है। अमलगमेशन कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़ोगे, जब आप सीएस प्रोफेशनल में आओगे तो इसमें मास्टरी आपको करनी है। अमलगमेशन कॉर्पोरेट, आई एम डीलिंग इन सीएस प्रोफेशनल पेपर नेम इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो वहां पे आपको बहुत डिटेल में इसे पढ़ना है। उसी के बाद एक कॉन्सेप्ट आया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसे मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ, बड़े आराम से समझना बस, ठीक है ना। हालांकि आगे चल के भी आपका आएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तभी मैं अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। आगे भी क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव भी पढ़ना है, प्रोफेशनल भी पढ़ना है और सभी जगह ये कॉन्सेप्ट आता है। तो समझते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसे बोलते हैं, ठीक है बेटा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे समझ लेते हैं। अगर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हम बात करें, पहली बात तो अमेरिका, दूसरा डिपॉजिटरी और तीसरा रिसिप्ट। सुनना आराम से, मान के चलो रिलायंस कंपनी इंडिया में है और रिलायंस कंपनी को बाहर से फंड की जरूरत है, वो चाहती है मुझे डॉलर में फंड मिले। अब कंपनी के पास फंड रेज करने के कितने रास्ते, वो तुम मुझे बताओ। मैम शेयर इशू कर सकते हैं, मैम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। मतलब मैं कह सकती हूँ सिक्योरिटी इशू करते हैं। अब अगर इंडिया में सिक्योरिटी इशू करें, मतलब शेयर इशू करें, तो पैसे किस में आएंगे, रुपीज में, क्योंकि यहां पे एप्लीकेंट कौन होंगे, इंडियन होंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप यही शेयर्स अदर कंट्री में इशू कर सकते हो, लेकिन वहां इन्हें शेयर्स नहीं बोलते, वहां इन्हें क्या नहीं बोलते, शेयर्स नहीं बोलते, वहां इन्हें बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन क्यों बोलते हैं वो मैं आपको लॉजिकली बताती हूँ। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के शेयर्स होते हैं, देखो शेयर ना दो तरीके से रहते हैं, एक तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता है, ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, और एक शेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे पैसे एक तो आप अपने घर रख सकते हो फिजिकल में, और एक अपने बैंक में रख सकते हो। तो बैंक में जब पैसे रहते हैं तो वहां पे सिर्फ ये रहता है इतना डेबिट है इतना क्रेडिट है। इसी तरीके से जैसे आपका बैंक का रिकॉर्ड, आपका अगर ऑनलाइन बैंकिंग है, आपके बैंक्स हैं, तो आपके पैसे का जो रिकॉर्ड है वो बैंक के पास रहता है, आपका बैंक में अकाउंट होता है। सेम इसी तरीके से जब आप अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, फिजिकल में रख रहे हो तो अपने पास रख रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखने हैं तो उसके लिए बैंक की तरह डिपॉजिटरी होता है। तो डिपॉजिटरी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, डिपॉजिटरी इज वर्किंग एज बैंकिंग कंपनी, और डिपॉजिटरी में आप बैंक की तरह अपने शेयर्स रख सकते हो। इतनी बात समझ में आई। तो डिपॉजिटरी इज वर्किंग एज बैंकिंग, बैंकिंग की तरह काम करता है, उसमें भी अकाउंट खुलता है। अब क्या है कि इंडिया वाला जो है वो क्या करता है, इंडिया में शेयर इशू करता है। तो इंडिया में शेयर लेने वाला तो कोई है नहीं, उन शेयर को कस्टडी में रखा जाता है। उन शेयर के बदले जो अमेरिका की डिपॉजिटरी, उससे बोला जाता है कि देखो इतने सारे शेयर्स कंपनी ने इशू किए, ये हमारे पास रखे हैं, इसके बदले अब आप वहां शेयर इशू करो। तो वहां पे शेयर नहीं बोलते, क्योंकि वहां जो शेयर इशू करती है वो डिपॉजिटरी करती है। कौन करती है, डिपॉजिटरी। और कहां की है, अमेरिका की। वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट देती है अमेरिकन को, येलो रिसिप्ट। ये मतलब एक एडीआर, जैसे 1 एडीआर की कीमत जो है वो $200 है। कितने डॉलर है, $200 है। तो 200 वो पेमेंट करेगा, एक रिसिप्ट ले लेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं जो अमेरिका में एडीआर है उसे इंडिया में शेयर्स बोलते हैं। शेयर के अगेंस्ट ही वहां पे एडीआर इशू किए जाते हैं। तो क्यों इसको एडीआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो डिपॉजिटरी है उसने इंडियन कंपनी के बिहाफ पे, कौन सी कंपनी के बिहाफ पे, इंडियन कंपनी के बिहाफ पे वहां पे शेयर इशू करे, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि रिसिप्ट के बदले पेमेंट किया। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसे बोलते हैं हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी है, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, हालांकि कुछ थोड़ा सा आपको बता दिए। पूरा चैप्टर आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। गॉट द पॉइंट। चलिए, A receipt showing evidence shares of a foreign corporation held on deposit or under control of US banking. Amortization का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है डेप्रिसिएशन, क्या होता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन। दोनों में अंतर समझते हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वर्ड एक ही है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, जैसे लैपटॉप, तो इस पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। जब इसकी कीमत में कमी आती है उसे तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब कभी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। जब कभी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। एक्सटिंक्शन और ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ लायबिलिटी डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लूजली स्पीकिंग थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स थ्रू ऑपरेशन ऑफ सिंकिंग परचेज फंड।
नाउ नेक्स्ट वन इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या होती है, एनुअल रिटर्न के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो एनुअल रिटर्न जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे उसमें एनुअल रिटर्न आपको पढ़नी है सेक्शन 92। लेकिन ये होती क्या है, आपको पता है कंपनी कौन बनाती है, आरओसी। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कौन रखती है, आरओसी। माता भी कौन है, आरओसी। पिता भी कौन है, आरओसी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा च बंधु त्वमेव। आरओसी ये कहती है भैया मुझे हर साल बता दे तूने कंपनी में क्या कमाया, क्या गवाया, क्या लाया, क्या गया, कौन था कौन नहीं था, मुझे पूरे साल की डिटेल हिस्ट्री चाहिए। और हर कंपनी की हिस्ट्री चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को फाइल करना कंपलसरी है सेक्शन 92 कंपनी एक्ट के तहत। तो हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के हिसाब से डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय एवरी कंपनी। और कब फाइल करते हैं, एनुअली। किसको फाइल करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पर्टिकुलर सच एज स्टेटस, नेम ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कितना लोन है, ये सारी डिटेल इसमें रहती है। एन्युटी की अगर मैं बात करूं आपके साथ, एन्युटी का मतलब क्या है, अ फिक्स सम ऑफ मनी जो आप पूरे साल में हमें इतना पेमेंट करना, इंश्योरेंस पॉलिसी का इतना % देना, तो उसे एन्युटी बोलते हैं। अपील की बात करें, अपील मैं आपको बता देती हूं, हमेशा जब भी निचले स्तर के आदेश से, निचले स्तर के ऑर्डर से कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आए वो उससे क्या नहीं है, वो उससे एग्री नहीं है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपर लेवल की कोर्ट में, अपर लेवल की ट्राइब्यूनल में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाती है। तो इस टर्म को अपील बोलते हैं। अपील मतलब कभी भी डायरेक्ट अपील कभी नहीं होती, पहले किसी न किसी कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट ही क्या लगती है, अपील लगती है। समझ में आई बात। तो अपील कोर्ट, अगर जैसे कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उस ऑर्डर को चैलेंज करके आप अपर कोर्ट में जाते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अपील। Appeal is the process by which correctness of decision of a lower court or tribunal is questioned in a higher court. Appearances का मतलब क्या होता है, appear होना। Appearances का मतलब क्या होता है, appear होना। Official court form filed with the court clerk which tells the court that you are representing yourself in a lawsuit or criminal case. Appellant कौन होता है, जो अपील फाइल करता है, that party is known as appellant. आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है ये मैं बता देती हूँ, बीच का कमीशन लेना। समझा देती हूँ, मान के चलिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदा और वो हमें मिला 100 में, और दूसरी स्टॉक एक्सचेंज पे कहीं बाहर की पे वो चल रहा है 150 या 110, तो हमने वहां बेच दिया। यहां से खरीद के वहां बेचना, बीच का मार्जिन लेना इज नोन एज आर्बिट्रेज। द बिजनेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड ऑन 2 और मोर स्टॉक एक्सचेंज बाय बाइंग इन वन। एक जगह से क्या कर लिया, बाय कर लिया, और दूसरी जगह क्या कर दिया, उसे सेल कर दिया, दैट इज नॉन एज आर्बिट्रेज। अब अगला कॉन्सेप्ट है इसमें आर्बिट्रेशन। अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आर्बिट्रेशन। नाउ आर्बिट्रेशन किससे बोलते हैं, सुनो अब बड़े आराम से समझना। आपने देखा होगा पुराने समय में जो केस डिसाइड होते थे, जो केस डिसाइड किए जाते थे, वो कोर्ट ना जाके कुछ 5 लोग होते थे, पंच जिसे बोलते थे, पंचायत होती थी, और वहां पे डिसीजन आता था। इट मींस विदाउट गोइंग टू द कोर्ट यू जस्ट टू सॉल्व योर केसेस बाय सम पर्संस, है ना। अब क्या है, आज की डेट में भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो बिजनेस में क्या है कि बिजनेस में डिसीजन हमें चाहिए जल्दी, क्योंकि अगर ज्यादा लेट होता है तो उसका डिसीजन का हमें कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि अगर दो पक्ष चाहे तो अपना जो लाइक डिस्प्यूट है वो बिना कोर्ट के जाए, बाहर से बाहर उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं। सपोज करो एक्स है और वाई है, दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा है। अब कभी ना कभी तो डिस्प्यूट हो सकता है। उन्होंने उस एग्रीमेंट में क्लॉज डाला, एक पॉइंट डाला कि भविष्य में अगर हम दोनों का विवाद होता है तो हम कोर्ट ना जाके ऑल्टरनेटिव मेथड आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है, एजुकेटेड पर्सन उसी फील्ड के, मैं भी, एक्स भी और वाई भी, अगर डिस्प्यूट होता है दोनों अपनी अपनी तरफ से एक एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे। वे दोनों अपॉइंटेड पर्सन उनके केस को सुनेंगे और उसके बाद डिसीजन देंगे। जो पर्सन अपॉइंट होते हैं उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं उसे, आर्बिट्रेटर। इस प्रोसीडिंग को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। और जो इसका डिसीजन आता है, जैसे आर्बिट्रेटर ने मिलकर कोई डिसीजन दिया तो उसे बोलते हैं अवार्ड। क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। और आर्बिट्रेशन में कह सकते हो, आर्बिट्रेशन इज अ अल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, है ना। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, इट मीन सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेटर तो सिर्फ आप ही का केस सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाते तो वहां न्यूमरस केसेस आर पेंडिंग एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो, और होना वही था। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेशन बोला जाता है। आप एग्जीक्यूटिव में एक चैप्टर पढ़ोगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 के नाम से, बहुत डिटेल में वहां समझना है।
तो हम कह सकते हैं आर्बिट्रेशन इज अ क्वाशी जुडिशियल. क्वाशी मीन्स व्हाट? सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल अरेंजमेंट वेयर बाय डिस्प्यूट मतलब विवाद बिटवीन पार्टी इज रिजॉल्व बाय रेफरिंग क्या? आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से, टू आर्बिट्रेटर हुज डिसीजन इज बाइंडिंग. मुझे लगता है अरेस्ट का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं. किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर जब अपनी कस्टडी में ले लेता है उसे बोलते हैं अरेस्ट. एसेट्स यू नो वेरी वेल. बिजनेस में जो पूंजी खरीद जाती है दैट इज नॉन एज एसेट्स. एसेट्स टर्न ओवर. एसेट्स टर्न ओवर इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. यू नो एसेट्स अगेन रिपीट. असाइनमेंट अ ट्रांसफर ऑफ राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं. मान के चलिए हमारी एक बिल्डिंग है और वो किराए पे हमने दे रखी है. अब हमने क्या कहा, मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया. मिस्टर एक्स से बोला जो मेरा अधिकार था उस बिल्डिंग का रेंट लेने का मैं आपको दे देती हूं, मैंने लिखित में आपको ये अधिकार दिया. दैट इज नॉन एज असाइनमेंट. इट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी. राइट था ना, राइट टू कलेक्ट रेंट हमारा अधिकार था, हमने वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, लिखित में लिख के दे दिया. दैट इज नॉन एज असाइनमेंट. ये कह रहा है कि फॉर एन असाइनमेंट टू हैव लीगल इफेक्ट इट मस्ट बी एब्सोल्यूट इन राइटिंग एंड कम्युनिकेटेड टू वंस ओनिंग द राइट. एसोचैम की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म आपको एग्जाम के लिए याद करनी है. ये है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बॉडी जो इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है. एश्योरेंस यू नो वेरी वेल कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं इस चीज की. अटैचमेंट की बात करें, अ लीन ऑन अ प्रॉपर्टी और एसेट्स टू होल्ड इट टू पे और सेटिस्फाई एनी फाइनल जजमेंट. जैसे बोलते हैं प्रॉपर्टी अटैच कर दी. उसी के साथ साथ एक होता है अटेस्टेशन. अटेस्टेशन इज ऑथेंटिकेशन ऑफ सिग्नेचर बाय ऑथराइज्ड पर्सन हु कुड बी एन ओथ, कमिश्नर और नोटरी पब्लिक.